नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसेस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी SSSC पेट घटना चक्र MCQ देख रहे हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास फिनिश करा दिए थे। उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखे थे। अब हम जो है भारत का भूगोल स्टार्ट किए हैं। भारत के भूगोल में हम फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लिए थे। आज हमारा थर्ड पार्ट होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। PDF चाहिए आप लोग को तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे खनिज संसाधन। चलिए, खनिज संसाधन से जो क्वेश्चन बने देखते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? कहाँ है? तो राजस्थान में तांबा अयस्क के सर्वाधिक भंडार है। देखते हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान में है। इसके बाद जो है झारखंड का द्वितीय स्थान है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला राजस्थान है भंडारण में, दूसरा झारखंड है, तीसरा मध्य प्रदेश है तांबा के भंडारण में। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन जुड़ा हुआ है। कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। यहाँ वर्ष 2003 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस का सबसे बड़ा भंडार खोजा था। यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। डिटेल देखते हैं। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन तथा वेडिलियाइट है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क है रूटाइल है, इल्मेनाइट और ल्यूकोजीन है। रूटाइल है, इल्मेनाइट है तथा ल्यूकोजीन है। लौह के मुख्य अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। लौह के मुख्य अयस्क हैं कौन कौन से? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो थोरियम के भंडार भारत में पाए जाते हैं। डिटेल देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि ब्राजील व अमेरिका क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पे है। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट रेत है। उल्लेखनीय है कि संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। इसके अतिरिक्त झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। किसके? तो थोरियम के। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को। दामोदर। डिटेल देखते हैं। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है।
रूर जर्मनी में स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन से अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। दामोदर नदी बेसिन से अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बालघाट का मलज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो है तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलाज खंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले का मलाज खंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र दोनों ही तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। भारत में पाया जाने वाला कौन सा गैर धात्विक खनिज है? तो कौन है? पायरोफाइलाइट है। पायरोफाइलाइट है। डिटेल देखते हैं। पायरोफाइलाइट भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। यह सिलिकेट खनिज का प्रकार है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का है और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। भारत में ओडिशा क्रोमाइट लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा इसका सर्वाधिक भंडार भी ओडिशा में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की है। डिटेल है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी 31 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 43,496.29 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि 35,210.58 मेगावाट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पे है। सीधे सीधे याद रखिए आप लोग, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे तमिलनाडु है। मेगावाट नहीं याद कर पाएंगे। सीधे महाराष्ट्र है पहले पे, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे तमिलनाडु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित यह भारत के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा विकसित की जा रही है। यहाँ 1000 मेगावाट दबाव युक्त जल रिएक्टर की 2 इकाइयाँ बनाई गई हैं। यह परियोजना जो है रूस के सहयोग से संचालित है। तो कुडनकुलम परियोजना जो तमिलनाडु में है, ये किसके सहयोग से संचालित है? तो रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? कूड़े से तो महाराष्ट्र पहले पे है, फिर यूपी है, झारखंड, उत्तराखंड। देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होंगे, सब गलत है।
इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कौन किस स्थान पे है। तो 31 मार्च 2018 से ऊर्जा सांख्यिकी 2019 तक की स्थिति के अनुसार जो है पहले स्थान पे जो है कूड़े से ऊर्जा मेगावाट में कौन प्राप्त करता है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है। दूसरा जो है किसका है, यूपी का है। यूपी उत्तर प्रदेश जो है 176 मेगावाट जो है ऊर्जा कूड़े से उत्पादित करता है। महाराष्ट्र जो है 287 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करता है कूड़े से। उसके बाद तीसरे स्थान पे गुजरात है। गुजरात का 112 मेगावाट प्राप्त करता है। तो पहले पे जो है कूड़े से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है सर्वाधिक, तो महाराष्ट्र है। दूसरे पर अपना यूपी है। तीसरे पे गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। तो किसकी है, तो कर्नाटक की है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEFA जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 तक कर्नाटक की कुल नवीकरणीय संसाधनों से बिजली उत्पादन की क्षमता 12.3 गीगावाट हो गई है। इस संदर्भ में कर्नाटक ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक राज्य नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक उच्च प्रतिशत पूरा करता है। तो पहले स्थान पे कौन हो गया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में तो कर्नाटक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई एश देखते हैं। फ्लाई एश क्या है, तो जो है क्या है, कार्बनिक कणकीय पदार्थ है। फ्लाई एश कार्बनिक कणकीय पदार्थ है। फ्लाई एश का डिटेल देखते हैं। फ्लाई एश बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीजों के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। यद्यपि वर्तमान सरकार इससे सीमेंट, ईंटों और सड़कों आदि के निर्माण पर बल दे रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो किसका है, ताप विद्युत का है। ताप विद्युत का है। डिटेल देखते हैं। वर्तमान में भी विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का था। 17 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जो है 37,04,199 मेगावाट थी। इसमें सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत का था जो कि 61.8% था, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक के भारत के कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में 37,53,52.74 मेगावाट थी। कुल मिला के याद रखिएगा कि वर्तमान में सर्वाधिक हिस्सा जो है ताप विद्युत का है। ताप विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। चलिए अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। भारत का राजनीति भूगोल देखते हैं। तो
उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो क्या है, बांग्लादेश सीमा साझा करती है सबसे लंबी, तो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य जो है टच करते हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, और उधर हमारा असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। 5 राज्य हैं जो कि सीमा से लगते हैं बांग्लादेश के। आगे देखते हैं, डिटेल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ। पहला बांग्लादेश है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। 3 तो याद ही रखिएगा, 3-4। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। डिटेल है, भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। कर्क रेखा का निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर पश्चिम बंगाल से, तीनों स्टेट इधर से होके गुजरती है, और ये असम से नहीं होके गुजरती है। असम वो थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं, कुल 8 राज्य हैं, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो यही कन्नौज जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कन्नौज जिला। देखते हैं डिटेल। कन्नौज हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर में स्थित एक जिला है जो कि पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। जास्का, ग्रेटर हिमालय तथा धौलाधर यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। सतलुज किन्नौर की मुख्य नदी है और स्पीति तथा बसया इसकी सहायक नदियां हैं। यह जिला सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, बाकी सबके साथ लगती है। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, उधर चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबसे लगती है, ये श्रीलंका से नहीं लगती है। चलिए डिटेल देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। श्रीलंका के साथ
भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 7 से लगती है, 7 देशों से। डिटेल, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? भारत का जो है भारत बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई है कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन डिटेल देखते हैं। भारत की सीमा स्थलीय कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अतः निकटस्थ उत्तर जो है डी को माना जा सकता है। चलिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो पाक जल संधि है। समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि का नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को तथा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष द्वीपों से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से तथा 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को शेष द्वीपों से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। डिटेल देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी छोर है, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति जो है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो 2.4%।
भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो कौन है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा है। डिटेल देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। त्रिपुरा का उदयपुर है सबसे निकट। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। उसके पहले कौन है 6 बड़े देश? तो रूस है, पहले रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया है। सीरियल वाइज आप लोग याद कर लीजिए। रूस है, कनाडा है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन है, उसके बाद 5वां हमारा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7वां हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 6500 किलोमीटर है। 6500 किलोमीटर है। सॉरी। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। लगभग 7500 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप लोग। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5421.6 किलोमीटर है। 5421.6 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाला भारत चीन सीमा पर है। इसका जो है डिटेल देखते हैं। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग कितना है? 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ है सुनने वाले कान, और तथा ला का अर्थ है दर्रा या पास होता है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुम्बी घाटी में स्थित है। चुम्बी घाटी में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से 12 समुद्री मील दूर तक समुद्र में फैली हुई है। डिटेल देखते हैं। UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। तो पहला जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा है,
सीमा है। आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। दूसरा जो है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, यह आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र में भारत को नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक परीक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था, परंतु 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन कर तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश भारत का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डिटेल देखते हैं। त्रिपुरा उत्तर पूर्व में भारत का एक राज्य है जो अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगभग 856 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो किसका है? गुजरात का है। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री किनारा सर्वाधिक लंबा लगभग 1214.70 किलोमीटर है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। जलवायु तथा मौसम, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो भूमध्य सागर है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड हुआ है। चलिए अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए आप लोग। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आप लोग को। पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।